दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नए हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, हम इस सीरीज में कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एकदम सिंपल बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम फोड़ेंगे फिजिक्स का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेव्स। अगले बस 5 मिनट में हम इस चैप्टर के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, स्पेशली आपके नीट और जेई प्रेप के लिए। सो रेडी फॉर अ लाइटनिंग फास्ट रिविजन? लेट्स गो। आई नो वेव्स चैप्टर काफी स्टूडेंट्स को थोड़ा परेशान करता है ना। इतने सारे फॉर्मूलाज, इतने कॉन्सेप्ट्स, बट डोंट वरी, इस एक्सप्लेनर का बस एक ही गोल है, आपका सारा कंफ्यूजन दूर करना। ओके, सो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर वेव इक्वेशन को डिकोड करेंगे, उसकी स्पीड निकालेंगे और फिर देखेंगे कि जब वेव्स आपस में मिलती हैं तो क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सेक्शन 1, वेव एक है क्या है। देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना बेसिक्स का एकदम सॉलिड होना जरूरी है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो व्हाट रियली इज अ वेव? सिंपल भाषा में, ये एक डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन मैटर को नहीं। इमेजिन करो एक शांत मंदिर का तालाब। आपने एक छोटा सा पत्थर फेंका और रिपल्स बन गई, पानी बस ऊपर नीचे हुआ, राइट? वो आगे नहीं बढ़ा। आगे क्या बढ़ा? सिर्फ वो डिस्टर्बेंस, यानी एनर्जी। दैट माय फ्रेंड्स इज अ वेव। अब देखो, मैकेनिकल वेव्स दो मेन तरह की होती हैं। एक है ट्रांसवर्स, जिसमें पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी अप डाउन ऑसिलेट करते हैं, जैसे सितार की स्ट्रिंग। और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के पैरेलल यानी आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है साउंड वेव्स। जब तबला या ढोलक बजता है तो एयर में कंप्रेशंस और रेरेफैक्शंस क्रिएट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सेक्शन 2, वेव की भाषा। चलो अब इस चैप्टर की मैथमेटिक्स को डिकोड करते हैं। घबराना नहीं, हर टर्म का मतलब समझेंगे तो सब एकदम आसान लगेगा। ये इक्वेशन एक प्रोग्रेसिव वेव की कुंडली जैसी है। इसके सारे राज इसी में छुपे हैं। चलो इसे डिकोड करते हैं। ए यानी एम्पलीट्यूड बताता है कि पार्टिकल अपनी जगह से कितना ऊपर नीचे जा रहा है। के वेव नंबर बताता है कि वेव कितनी घनी या कंप्रेस्ड है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताता है कि पार्टिकल कितनी तेजी से ऑसिलेट कर रहा है। और फाई बस वेव का स्टार्टिंग पॉइंट है। नीट जेईई में इन्हीं पैरामीटर्स को देकर आपसे वेव की वेलोसिटी या वेवलेंथ पूछी जाती है। ओके, अब जब हम वेव की भाषा समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि इनकी रफ्तार किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अलग अलग मीडियम में इनकी स्पीड अलग अलग क्यों होती है? लेट्स फाइंड आउट। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग पर ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फॉर्मूला है v इक्वल्स रूट टी बाय म्यू। यहाँ t है टेंशन और म्यू है लीनियर मास डेंसिटी। इस फॉर्मूला को लॉक कर लो, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। द ग्रेट सर आइजैक न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया, v इक्वल्स रूट पी बाय रो। उनका अजम्पशन था कि जब साउंड ट्रैवल करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी प्रोसेस आइसोथर्मल है। लेकिन जब इस फॉर्मूला से वैल्यू कैलकुलेट की गई तो वो आई 280 मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 331 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों? न्यूटन जैसे जीनियस से आखिर कहाँ गलती हुई? तब आए साइंटिस्ट लप्लास। उन्होंने कहा कि साउंड वेव्स के कंप्रेशंस और रेरेफैक्शंस इतने तेजी से होते हैं कि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिलता। प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं, एडियाबैटिक है। उन्होंने फॉर्मूला में गैमा यानी रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऐड करके इसे करेक्ट किया और नया फॉर्मूला बना v इक्वल्स रूट गामा पी बाय रो। और इसे वैल्यू क्या आई? 331.3 मीटर पर सेकेंड, अ परफेक्ट मैच। सेक्शन 4, जब वेव्स मिलती हैं। अब सोचो, अगर एक ही मीडियम में एक से ज्यादा वेव्स एक साथ ट्रैवल कर रही हों तो क्या होगा? दिस इज वेयर द रियल मैजिक हैपन्स। So the crucial point is the principle of superposition. ये कहता है कि resultant displacement individual waves के displacement का simple vector sum होता है। Basically, waves एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़ जाती हैं, as if अकेले ही चल रही थीं। और जब वेव किसी बाउंड्री से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। किसी पुराने किले या मंदिर में एको सुना है? That's reflection from a rigid boundary. जब वेव एक रिजिड बाउंड्री से टकराती है, जैसे दीवार, तो 180 डिग्री का फेस चेंज होता है और पल्स उल्टा हो जाता है। लेकिन अगर बाउंड्री ओपन या फ्री हो तो कोई फेस चेंज नहीं होता।
फाइनल सेक्शन, खास वेव्स। अब हम सुपरपोजिशन और रिफ्लेक्शन से पैदा होने वाले दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखेंगे, स्टैंडिंग वेव्स और बीट्स। पता है, म्यूजिक का पूरा साइंस इन्हीं पर बेस्ड है। इमेजिन एक सितार की स्ट्रिंग है। जब आप उसे प्लग करते हैं, एक वेव जाती है, फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होती है और वापस आती है। ये आने वाली और जाने वाली वेव्स सुपर इम्पोज होकर एक अजीब सा पैटर्न बनाती हैं, जो कहीं जाता हुआ नहीं दिखता। इसे कहते हैं स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। इसमें कुछ पॉइंट्स, जिनको नोट्स कहते हैं, बिल्कुल नहीं हिलते, और कुछ, जिनको एंटी नोट्स कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से ऑसिलेट करते हैं। एक स्ट्रिंग जो दोनों एंड्स पर फिक्स्ड है, वो किसी भी रैंडम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं कर सकती। वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पर ही वाइब्रेट करती है, जिन्हें हम कहते हैं नॉर्मल मोड्स या हार्मोनिक्स। सबसे कम फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल कहते हैं। सितार और वायोलिन जैसे सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स इसी प्रिंसिपल पर सुर निकालते हैं। और अब बीट्स। जब दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग हो, एक साथ सुनाई देती हैं, तो हमें साउंड की इंटेंसिटी में पीरियोडिक वेरिएशन सुनाई देता है, वो वॉम 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 जैसी आवाज़। इसे बीट्स कहते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी होती है दोनों फ्रीक्वेंसीज का सिंपल डिफरेंस। संगीतकार इसी फिनोमेनन का यूज करके अपने इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सितार को परफेक्टली ट्यून करते हैं। चलिए एक एग्जाम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो सितार की स्ट्रिंग्स हैं ए और बी, जो 5 हर्ट्ज की बीट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। अब बी की टेंशन बढ़ाने पर बीट फ्रीक्वेंसी घटकर 3 हर्ट्ज हो जाती है। अगर ए की फ्रीक्वेंसी 427 हर्ट्ज है, तो बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या थी? सोचो, टेक अ सेकेंड। देखो, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, राइट? क्वेश्चन कहता है कि बी की टेंशन बढ़ाने पर बीट फ्रीक्वेंसी घटती है। इसका मतलब बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ए से कम रही होगी। तो सीधा सा न्यू ए माइनस न्यू बी इक्वल्स 5। वैल्यूज पुट करो। 427 माइनस न्यू बी इक्वल्स 5। सो बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हुई 422 हर्ट्ज। सिंपल। और अब एक फाइनल थॉट। तमिलनाडु के नेल्लावयप्पर मंदिर में ऐसे म्यूजिकल पिलर्स हैं जिन्हें टैप करने पर संगीत के सुर निकलते हैं। जो कुछ भी आपने अभी सीखा, स्पीड ऑफ वेव, हार्मोनिक्स, स्टैंडिंग वेव्स, उसके बेसिस पर सोचिए, उस पत्थर की कौन सी प्रॉपर्टीज को इंजीनियर किया गया होगा कि ये चमत्कार हो सका। सोचिएगा जरूर। तो ये था वेव्स का सुपर क्विक 5 मिनट रिवीजन। आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट्स जैसे सुपरपोजिशन और हार्मोनिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।